महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। कहिए क्या पूछेंगे आप? हमको बताइए कि ये जो मराठी थिएटर है, जिसके बारे में विष्णु भावे से शुरुआत जिसकी मानी जाती है, विष्णुदास भावे। विष्णुदास भावे से, फिर ये जो कॉन्टेम्प्रेरी जो सीन शुरू होता है, वो आपके हिसाब से कहाँ से शुरू होता है? समकालीन नाटकों का दौर कहाँ से शुरू होता है? बात तो एक ऐसी है कि विष्णुदास भावे जी 1848 में 1842 में सीता स्वयंवर हुआ। तब से जो हमारी परंपरा चल रही है नाटक की, वो कभी टूटी नहीं। कभी टूटी नहीं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक 25 साल 50 साल नाटक नहीं हो रहा है मराठी में, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो हर 20 साल के बाद नए नाटककार आने लगे। ज़माना बदला था तो उनके ज़रा विषय बदलने लगे, उनका थीम्स बदलने लगी, उनका स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, स्टाइल ऑफ राइटिंग बदलने लगी। ये धीरे धीरे होता है। बट इफ़ यू वांट टू डिवाइड दिस इनटू टू प्रोमिनेंट सेक्शंस, अगर आपको डिवाइड करना ही है तो ऐसा कह सकते हैं कि 1955 में ये बदलाव आया। अम, क्योंकि हुआ क्या था कि 1950 के आसपास मराठी साहित्य पूरा बदल रहा था। बालकृष्ण सीताराम मर्ढेकर वॉज इंस्ट्रूमेंटल फॉर दिस। वो आने के बाद मराठी साहित्य ने अपना चेहरा बदल दिया, नव कविता आने लगी। अभी तो बहुत ज़्यादा साउंड हो गया। अब उसके लिए मैं आई एम वेरी सॉरी, आई मीन मुझे हम रहते प्रिपेयर तो मैं कर सकता है भाई। भाई हमने इंटरव्यू था, मैं आवाज़ नहीं करेगा। हो तो पूरा साहित्य ही बदल गया था 1950 के आसपास। कविता बदल गई, उपन्यास बदल गए, तो उसका असर नाटक पे भी ज़रूर पड़ा। और उसी का प्रोडक्ट था विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर साहब की जो सेंसिबिलिटी है वो 1950 में जो मराठी साहित्य में परिवर्तन हुआ, वो उसका प्रोडक्ट है, तेंदुलकर प्रोडक्ट है। तो वहाँ से एक दूसरी फेज शुरू शुरू हुई नाटक की मराठी। ऐसा समझने में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से आज तक अनब्रोकन ट्रेडिशन है मराठी नाटक की। अभी भी महाराष्ट्र में 5 जनरेशन के नाटककार तो लिख ही रहे हैं। आई एम द ओल्डेस्ट नाउ, आई एम 79। पर मकरंद साठे, अतुल पेठे, ये लोग हैं जो अभी 50 मकरंद साठे 60 नाउ, अतुल मस्ट बी 55। उसके बाद आशुतोष पोद्दार है, चंद्रशेखर फणसळकर है, राजीव नाइक है। उसके बाद धर्मकीर्ति सुमंत है जो अभी लंदन में है। ऐसे कई नाटककार हैं। 5 पीढ़ियाँ तो अभी भी लिख रही हैं, उनके नाटक हो भी रहे हैं, उनके अपने अपने ग्रुप्स हैं। तो ये परंपरा कभी टूटी ही नहीं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्रियन थिएटर हमेशा प्ले राइट सेंट्रिक रहा है। जैसे आप अगर मणिपुर में जाएंगे तो वहाँ वहाँ के नाटक, जैसे रतन का नाटक या कन्हैयालाल का नाटक, ये डायरेक्टर सेंट्रिक है। पर बंगाल में और महाराष्ट्र में नाटक हमेशा प्ले राइट सेंट्रिक रहा है। तो ये बदलाव नहीं हुआ, इसमें बदलाव नहीं हुआ है। और जो नई पीढ़ी आती है उनको कुछ नया कहना रहता है, उनके नए स्टाइल्स रहते हैं, नई शैलियाँ वो ढूंढ के निकालते हैं। तो ये कंटिन्यूस हो रहा है। हमारी जो जर्नी है 1842 से तो अभी तक, अनब्रोकन ट्रेडिशन ऑफ प्ले राइटिंग। अगर विजय तेंदुलकर के आने को देखें, विजय तेंदुलकर का मराठी रंगमंच पर प्रवेश, वो किस धारा के की धारावाहिकता में आपको दिखता है? जो पूरी पुरानी परंपरा थी वो तो उन्होंने पूरी आत्मसात कर ली थी। उनका अगर रिश्ता जोड़ने जाए तो उनके पहले 1920s में मामा वरेरकर जो थे बड़े नाटककार, वो सोशली ओरिएंटेड प्लेज लिखते थे, लेफ्टिस्ट थे। तो वो शायद और उनकी दृष्टि बहुत आधुनिक भी थी।
तो शायद तेंदुलकर नाता उनसे जोड़ सकते हैं, पर तेंदुलकर, मैंने जैसे कहा कि जो नया पर्यावरण बदल गया, लिटरेचर का एटमॉस्फेयर ही बदल गया, सेंसिबिलिटी बदल गई, उनका सबका असर तो तेंदुलकर जी पर ज़रूर हुआ है। उसी का प्रोडक्ट है। एक हवा रहती है, लोग एकदम नया लिखने लगते हैं, कविता नई तरह से लिखते हैं, नाटक नई तरह से लिखते हैं, उपन्यास नई तरह से लिखते हैं। तो जो 50s का दशक था, 50s to 60 तक, तो उसमें परिवर्तन बहुत स्पीडीली हो रहा। और चाहे वो तेंदुलकर हों या उसी धारा में अब आप लोग क्या तलाश रहे थे अपने नाटक लेखन, नाट्यकर्म के द्वारा? कौन से सवाल से आप टकरा रहे थे? मुझे तो कोई सवाल वगैरह नहीं मेरे पास थे, न मुझे कुछ किसी का जवाब ढूंढना था। तेंदुलकर साहब के बारे में कुछ मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि उन्हें पता क्या उनको एग्जैक्टली क्या करना था। पर एक बात ज़रूर है कि एज एन आउटसाइडर आई कैन से कि तेंदुलकर साहब को कुछ सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत आस्था थी, निजी आस्था थी। उनके बारे में उन्होंने काफ़ी लिखा है, पर्टिकुलरली वायलेंस, ह्यूमन लाइफ में जो वायलेंस रहता है, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल वायलेंस, जैसे घाशीराम में आया है, वो सखाराम बाइंडर में इंडिविजुअल वायलेंस टू अनदर इंडिविजुअल, ये सब आया है। तो ही वॉज प्रीऑक्युपाइड विद दैट। But as far as I am concerned, I am not, I don't have any questions to ask and find answers to them. I write about human beings, मेरे आसपास जो लोग हैं, उनकी इंटरेक्शंस क्या है, किस तरह का लाइफ जीते हैं, इसी में मुझे इंटरेस्ट है। मैं किसी सोशल इशू या सोशल कॉज से जुड़ा नहीं हूँ, न मैं पॉलिटिकल राइटिंग कर सकता हूँ। मेरा फोकस हमेशा इंडिविजुअल्स पे है, ह्यूमन बीइंग, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, दैट इज ऑल। जिसको सतीश आलेकर कहते हैं कि खास तौर पर आज़ादी हासिल होने के बाद जो उपलब्धियां नहीं हो पाई, जो एक भ्रम टूटने की जो स्थिति है, वो तेंदुलकर के नाटकों का आधार कहीं पर बनता है। आपके केस में वो कहीं राजनीतिक सामाजिक जीवन आपको छू कर नहीं जाता? नहीं, मुझे अरे देखिए, एज एन इंडिविजुअल मैं अलग तरह का आदमी हूँ। जब व्हेन आई सिट डाउन टू राइट, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। अब जो पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं या सोशल इश्यूज रहते हैं, उनके बारे में तो एज एन एवरेज इंडियन सिटीजन मेरे कुछ रिस्पॉन्सेस है ही उसके, और उनके बारे में मैं डिसीजन भी लेता हूँ कि इसको कैसे फेस करना चाहिए, ये चैलेंज कैसे लेना चाहिए। बट व्हेन आई सिट डाउन, आई वांट टू गो बियॉन्ड दैट, बिकॉज टॉपिकल थिंग्स चेंज। आज जो इश्यूज है वो 10 साल में, 5 साल में पुराने हो जाते, नए इश्यूज आते, ये तो चलते रहता है। पर उसके बियॉन्ड एक लाइफ है ह्यूमन बींग्स की, डीपर सॉरोज, अननेमेबल सॉरोज, जॉयज, अननेमेबल जॉयज, उसके बारे में मुझे बहुत आकर्षण है, उनके बारे में मैं लिखता हूँ। और उसके लिए आप यूरोप और जो दूसरे मतलब भारत से अलग, क्योंकि ये सब शायद कुछ औद्योगिकरण और आधुनिकता की कुछ समस्याएं होंगी जो शायद आप अपने लेखन में उसे समेट पाते होंगे। तो ये जो इंटरनेशनल स्तर पर, विश्व स्तर पर जो लेखन हुआ, उससे कितना आपको प्रभाव मिलता है? बिल्कुल नहीं। मैं ज़रूर जाता हूँ बाहर, देखता हूँ स्टाइलिस्टिकली वो क्या क्या कर रहे हैं, नई चीज़ें मैं देखता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, आई एम इम्प्रेस्ड ऑल्सो। पर जब लिखने बैठते हैं तो मुझे खुद कुछ चीज़ें कहनी है, वो मेरी स्टाइल से मैं कहूँगा। किसी की स्टाइल मुझे क्या होता है, इसका कंडीशनिंग मुझ पर होता नहीं, ऐसा मुझे लगता है। आपकी फिल्म जो आपने पार्टी जो फिल्म लिखी, जिसके बारे में सुनते हैं कि वो आज भी उस तरह सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपलब्ध नहीं है, जब आप उसको लिख रहे थे और बना रहे थे, मतलब जब बन रही थी वो, उसके कुछ अनुभव हमको बताइए पार्टी के बारे में। पार्टी के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकूँगा, क्योंकि एक बार स्क्रिप्ट मैंने जब केतन मेहता को दे दिया, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। शूटिंग हुआ पूना में, मैं नागपुर में था। जब शूटिंग शुरू हुआ तो मुझे मालूम भी नहीं था कि वहाँ शूटिंग शुरू हुआ है, क्योंकि फिल्मों में एक बात है कि राइटर राइट समथिंग और व्हेन ही हैंड्स इट ओवर टू द डायरेक्टर, हिज जॉब इज ओवर।
ही इज़ नॉट वांटेड अराउंड। अब मैं करूँगा जो मुझे करना है, ये कहते थे कि तुमने तुम्हारा काम किया है, अब मैं मेरा काम करूँगा। तो बाद में जब केतन ने किया तो मुझे मालूम भी नहीं था क्या को फिल्म होली बनने के बाद मैंने 4 साल के बाद देखी फिल्म, वो भी टेलीविज़न पे। हम पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। पार्टी के बारे में ये हुआ कि गोविंद मेरा बहुत निजी दोस्त है, नागपुर में आए थे, वो जी बैठे थे हम, और कुछ एरियाज हमने कवर की कि यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट करना चाहिए वगैरह। एडजस्टमेंट तो थी ही नहीं। मैंने कहा अगर फिल्म बना रहे हो तो हम दो चार कैरेक्टर्स और ऐड कर सकते हैं, तो ऐसे नए कैरेक्टर्स हमने ऐड किए, बाकी तो बदलाव कुछ है नहीं। जो अभी आधुनिक रंगमंच में जो अभी सक्रिय लोग हैं, उसकी दिशा और दशा और कुछ प्रमुख नामों के बारे में आप हमसे अभी बात कर सकते हैं। बात यह है कि अभी 20 साल हुए कि मेरा थिएटर से कुछ संबंध नहीं रहा। एक तो नागपुर में थिएटर है ही नहीं जिससे हम कह सकते कि ये बड़े नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का थिएटर नागपुर में नहीं। यहाँ के लोग शौकिया तौर पर नाटक करते हैं, अच्छे भी करते हैं, पर उसमें नयापन कुछ नहीं है, नई खोज नहीं है। जो कुछ इस तरह के नाटक हो रहे हैं या तो बम्बई में होते हैं और पूना में होते हैं, वो नाटक यहाँ तक आते भी नहीं, तो मुझे देखने को मिलते नहीं। मैं नागपुर के बाहर ही जाता नहीं हूँ। और दूसरे प्रदेशों में जैसे बंगाल में क्या हो रहा है, कन्नड़ा में क्या हो रहा है, ये भी मुझे मालूम नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे नया नाटककार है नहीं, कि अगर नया नाटककार या नए नाटककार उनके पास रहते तो वो लोग हमारे नाटक करते नहीं। पर मेरे बहुत नाटक कन्नड़ा में और बंगाली में खेले जाते हैं, ट्रांसलेशंस होते हैं। पर दिस इज़ नॉट एन अथॉरिटेटिव आंसर, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है। कुछ आप नए युवा नाटककारों के नाम लेना चाहेंगे जिनसे आपको लगता है कि मराठी रंगमंच में? मराठी में है ना, अतुल पेठे लिखते हैं, मकरंद साठे लिखते हैं, राजीव नाइक लिखते हैं, धर्मकीर्ति सुमंत लिखते हैं। ये 4-5 लोग हैं जो लिख रहे हैं। जब आप अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली रंग गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में मराठी रंग गतिविधियों को देखते हैं तो क्या ऐसा विशिष्ट है उसमें? क्योंकि हम देखते हैं चाहे वो पुरुषोत्तम करंडक या राज्य स्तरीय नाट्य प्रतिस्पर्धाएं हों, ये सब शायद दूसरे राज्यों में कम देखने को मिलती है। क्या वजह है कि मराठी में रंगमंच बहुत वाइब्रेंट पहले भी रहा है और अभी भी है? मुझे लगता है एक एक प्रदेश की परंपरा रहती है। जैसे साउथ में जाएंगे आप, तमिलनाडु में या तो केरला में, वहाँ नृत्य की और संगीत की बड़ी परंपरा है। भरतनाट्यम की 2000 साल से भी पुरानी परंपरा उनके पास है। उनकी संगीत की परंपरा है, नृत्य की परंपरा है। कर्नाटक संगीत में कितने बड़े बड़े नाम हैं। बंगाल में जाएंगे आप तो वहाँ चित्रकला, बड़े बड़े चित्रकार जो है लास्ट 100 ईयर्स के, वो सब बंगाली थे। म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंटलिस्ट सब बंगाल के हैं। वहाँ सब इंस्ट्रूमेंटल, तबला और इंस्ट्रूमेंट यानी तंत्रवाद्य, ये सब बड़े कलाकार बंगाल से आए हैं, वो उनकी परंपरा है। वोकलिस्ट सब महाराष्ट्र में थे, संगीत में वोकलिस्ट सब महाराष्ट्र में थे, और सब मराठी थे, ऐसी भी बात नहीं। पर यहाँ कुछ एटमॉस्फियर था कि वहाँ पे वहाँ आराम से बैठकर वो अपनी साधना कर सकते थे। इसी तरह नाटक पहले से हमारे रगों में है, एक प्रादेशिक कहो या जेनेटिक कहो, पर ये है कि नाटक किए बिना 4 लोग मराठी एक साथ आ गए तो पहली बात तो नाटक के बारे में ही करेंगे कि इस साल कौन सा नाटक करने का। ये है मराठियों का, इसके लिए एक्सप्लेनेशन कुछ है नहीं, परंपरा है पुरानी। और अगर आखिर में हम आपसे संगीत नाटकों के बारे में पूछें कि आपने संगीत नाटकों को सौंदर्य की दृष्टि से, कलात्मक अभिरुचि की दृष्टि से, प्रासंगिकता की दृष्टि से कैसा पाया और अभी वो किस दशा में है? संगीत नाटक की परंपरा बहुत उज्जवल थी। वैसे एक ज़माना था कि जैसे विष्णुदास भावे से शुरू करते हैं और किर्लोस्कर आने के बाद अप टू गडकरी, बड़ा उज्जवल कालखंड था वो, जहाँ पे बड़े बड़े राइटर्स, खाड़िलकर, गडकरी जैसे लेखक थे, देवल जैसे लेखक थे, बड़े कलाकार थे, बाल गंधर्व जी, कोलटकर जी। तो इस तरह का थिएटर पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं था। ये खास महाराष्ट्र की देन है रंगभूमि को। अलकाजी साहब तो बोलते हैं कि इस तरह का थिएटर तो दुनिया में नहीं है। ऑपेरा अलग बात, पर संगीत नाटक अलग बात। अगर वो
बैलेंस्ड पद्धति से किया गया तो बहुत सुहाना लगता है मुझे भी। अनफॉर्चुनेटली बहुत प्रेशर्स रहते हैं और बहुत ज़माना भी बदलता है। उसके बाद किसी ने संगीत नाटक लिखे नहीं, गाने वाले अच्छे कलाकार थे नहीं। एक कीर्ति जी है, लास्ट रोमन, शी द लास्ट रोमन, उन्होंने नहीं छोड़ा अभी तक। वो पूरी श्रद्धा के साथ वो करती है और मैं उनको बहुत मानता हूँ इसलिए। पर वो एक 150 साल की परंपरा अभी ऐसा लगता है कि ज़रा रुक गई। जब घाशीराम हुआ था तो मुझे लगा नहीं, नया नया मोड़ ले रहा है संगीत नाटक, क्यों घाशीराम तो म्यूजिकल ही था, तो शायद यहाँ से बदल जाएगा, संगीत की तरह बदल जाएगी पर संगीत नाटक जिंदा रहेगा, ऐसा हमें लगा था। ऐसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। एक नाटककार के तौर पर एक नाटक जब आप लिख देते हैं, जैसे कि महेश एलकुंचवार ने एक नाटक लिखा, वो एक टीम को दे दिया गया खेलने के लिए, अब वो उनके हाथ से बाहर चला गया। तो लिखी हुई चीज़ जब मंचित होती है वो एक टीम द्वारा, तो कई बार ये जो वेवलेंथ के न मिलने से कुछ जो दुर्घटनाएं होती हैं, इसका क्या अनुभव है आपका? एक तो मैं नाटक बहुत कम लिखता हूँ, मेरे कुछ ज़्यादा नाटक नहीं, एक, और मेरे नाटक वही दिग्दर्शकों ने किए जिनके साथ मेरा वेवलेंथ था। जैसे मोस्ट ऑफ माई प्लेज आर प्रोड्यूस्ड बाय विजया भाई और डॉक्टर लागू, इन्होंने नहीं किए, उनके साथ मेरा काम हुआ है, पहला प्रोडक्शन मराठी में, और उनके साथ मेरी वेवलेंथ एब्सोल्युटली अच्छी है। और नाटक होने के पहले हम साथ में बैठते भी हैं और चर्चा करते हैं। हाँ जी, हाँ। तो अभी वेड़ है। तो उसके बाद नाटक होता है, तो बात एक बताता हूँ मैं आपको, किसी नाटककार, कोई भी नाटककार अब अपना नाटक जब रंगमंच पर देखता है तो उसे हमेशा लगता है कि मेरा नाटक नहीं है। क्यों? कि जब नाटक रिहर्सल फ्लोर पे खड़ा हो जाता है तो उसको डायरेक्टर अपनी विजन कंट्रीब्यूट करता है, एक्टर्स अपनी विजन कंट्रीब्यूट करती हैं, सेट अपना कुछ देता है, लाइटिंग कुछ ऐड करता है। ये सब चीज़ें देने के बाद जो आप देख रहे हैं वो शायद तुमने जो सोचा उससे ज़्यादा अच्छा भी है, फिर भी वो तुम्हारा नहीं है, ऐसा फीलिंग तो हमेशा आता है। सब किसी नाटककार को पूछो आप, ज़रूर वही बताएगा, यही बताएगा। मेरा ऐसा भी हुआ है कि जैसे वाड़ा चेरे बंदे बाई ने किया, इतना सुंदर किया था, फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं, वो शायद ये कैरेक्टर ऐसा नहीं है मेरे दिमाग में, पर वो दैट इज़ माई लिमिटेशन, नॉट विजय बाईज लिमिटेशन। और एक ही नाटक खेला जाता है विविध भाषाओं में, जैसे वाड़ा चेरे बंदी मलयालम में हुआ, कन्नड़ा में हुआ, बंगाली में हुआ, गढ़वाली में भी हुआ, हिंदी में तो बहुत बार हुआ, मराठी में हुआ। तो हर प्रोडक्शन बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, क्योंकि वो सब लोग अपनी अपनी विजन उसमें डालते हैं, तो वो नाटक अच्छा रहता है, बिल्कुल अच्छा रहता है। जैसे विजयाबाई का वाड़ा चेरे बंदी, उसका उत्तराधिकार जो सोहाग ने बनाया बंगाल में, दोनों ब्रिलियंट प्रोडक्शंस थे पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक ही नाटक अलग अलग तरह से उन्होंने इंटरप्रेट किया था, और नाटक का तो यही मज़ा है ना। फिल्म एक बार देख लेते, दूसरी बार देखने की इच्छा होती नहीं, पर एक ही नाटक अगर अलग अलग ग्रुप खेलेंगे तो आप जाएंगे ज़रूर देखने कि भाई ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं। तो मुझे उसके बारे में कुछ तकरार नहीं है। आपकी चाय ठंडी होगी मेरी ख्याल से। आपने नहीं चाय दी? नहीं, मैं हाँ, आप चाय नहीं पी रहे? नहीं अभी नहीं, मैं 3 बजे पी लिया हूँ। आपका जो नंबर आपने हमें दिया हमारे पास है, वो व्हाट्सएप पर है? मैं व्हाट्सअप नहीं यूज़ करता, मैं ये चीज़ें यूज़, फेसबुक, व्हाट्सअप नहीं, तो अगर और क्या ट्विटर आए, इतनी गंदी गंदी बातें रहती हैं उस पर। अच्छा, नहीं, जैसे मान लीजिए हमारा ये जो पहला हिस्सा है प्रोग्राम का, वो अगर हम आपको दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएं? मुझे नहीं, पेन ड्राइव भेज दीजिए। अगर आप आज रात 10 बजे 10 बजे? हाँ, मेरी तो मिडनाइट होती है मेरे लिए, मैं 9 बजे सो जाता हूँ। सो जाए, सो जाता हूँ। अभी आप वही अपने जो फ्यूडल रेमिनेंट्स के साथ किसानी जीवन जी रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, रेगुलेटेड लाइफ जीता हूँ मैं, सवेरे जल्दी उठना रहता। अभी मैं योगाभ्यास मंडल जाऊँगा, वहाँ पे मेरा योगा सेशन रहता है। वहाँ आने के बाद आधा घंटा रुक कर थोड़ा खाऊंगा, सो जाऊँगा। सवेरे जल्दी उठते हैं 4:30 बजे। तो ये मैं छोड़ता नहीं हुआ। अभी हम 79 भाई, 25 साल पहले ठीक था, 12 बजे सो जाते थे, 11 बजे सो जाते थे। अब मुझे लगता है थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए लाइफ।
और पढ़ने के लिए वक्त निकालना ज़रूरी है मेरे लिए अभी। मैं टेलीविज़न वगैरह ज़्यादा देखता नहीं हूँ। आँखें अच्छी है तो पढ़ लो, बाद में देखेंगे टेलीविज़न। हाँ, आप ऐसे घर से भागे क्यों थे कहाँ? कभी बचपन में? अरे बचपन की बात है, क्या लड़कपन कुछ हुआ होगा? भागा दूसरे ही दिन तो पकड़ के ले आए। ये अनरेगुलेटेड लाइफ स्टाइल आपने कब बंद किया आपने? जैसे मैं 20 साल तो हो गए। 20 जिस दिन मैं रिटायर हुआ जी। उसी दिन मैंने तय किया कि बस इसके बाद न पार्टियां दूंगा न पार्टियों को जाऊंगा। जल्दी उठना, जल्दी काम करना। और मेरे पास व्हेन यू आर 60 नहीं, यू आर बिकम अवेयर कि डोंट हैव मच टाइम। तो अब प्रायोरिटी किस बात की? तो भाई पढ़ना मेरी प्रायोरिटी है, लिखना प्रायोरिटी नहीं है मेरी। लिखना तो जब होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ना बहुत मेरी प्रायोरिटी है। और अभी सोचते हैं तो हमें कि भाई कितना रह गया है कि पढ़े ही नहीं। क्या पढ़ रहे हैं इन दिनों? मोस्ट ऑफ द टाइम फिलोसफी, अच्छा। इंडियन फिलोसफी। वेस्टर्न फिलोसफी भी पढ़ता हूँ पर मेरा फोकस इंडियन फिलोसफी पे है। अब तक की पढ़ाई का कुछ निचोड़ क्या निकला? कुछ नहीं। दर्शन में बताइए। कुछ नहीं, कन्फ्यूजन। कंफ्यूजन। तो उस कंफ्यूजन से निकलने की कोई कोशिश कर रहे हैं या उसी में फंसने की? रास्ता अगर निकलना होगा तो निकल जाएगा, मैं इतना सोचता नहीं हूँ। पढ़ते रहना चाहिए बस। कुछ रास्ता हो तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, पर अपना तो काम हमने किया। बहुत से लोग पढ़ते इसलिए हैं ताकि वो हेजिमोनाइज कर सकें। आप क्यों पढ़ते हैं? पढ़कर अपने ज्ञान की धौंस जमा सकें, पढ़कर अपने ज्ञान का क्या प्रदर्शन कर सकें, उससे दूसरे को छोटा दिखा सकें। ऐसा करते हैं कोई? मुझे बहुत नहीं लोग लगता है। बहुत लोग नहीं। करते हैं। मेरे गुरुजी जो थे, जो मुझे षडदर्शन सिखाते थे, उनका नाम तो किसी को मालूम ही नहीं। और बड़े बड़े पंडित विद्वान थे वो। छोटा सा घर था और गरीबी तो उन्होंने स्वीकार कर ली थी, मैं गरीबी रहूँगा। घर में कुछ चीज़ें थी नहीं। और उनके नेबर्स को पता नहीं था कि कितने बड़े पंडित, बड़े विद्वान उनके घर में जाया करता था। 5 साल गया मैं उनके घर। तो अपना काम करते रहो बस। ये दिखाने की बात ऐसी है कि ज्ञान ऐसी बात है कि इतना बड़ा विस्तार उसका है कि कुछ कहना कि मुझे कुछ समझ गया, ये भी जरा उद्दंडता होती है। बहुत कितना समझता होगा इतना, तो ऐसी कोई बात नहीं। और मैं मेरी खुशी के लिए पढ़ता हूँ। मुझे कुछ आश्रम वाश्रम एस्टेब्लिश नहीं करना। नहीं, क्योंकि आपने दर्शन की बात कही, फिलॉसफी की, हाँ। इसलिए क्या पूछ रहा हूँ। देखिए, एक उम्र होने के बाद, एक उम्र होने, ये तो सवाल मुझे पहले भी थे कि क्या है लाइफ, क्या है डेथ, क्या है डेथ के बारे में, क्या होता है एग्जैक्टली, क्या होता है भगवान, क्या चीज़ होती है, गॉड क्या चीज़ होती है। ये ढूंढते ढूंढते गहरे गहरे पानी में हमारे गुरुजी हमको ले गए। और ये सफ़र तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, और कभी कभी ख़त्म नहीं होने वाला। इसी में मज़ा है। ख़त्म हो जाएगा तो क्या करूँगा फिर? मज़ा आता है, पढ़ो। बट इतना है पढ़ने के लिए, इतना है। और अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। उपनिषदों की तरफ भी अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। एक स्कॉलर का ओपिनियन अलग, इंटरप्रिटेशन अलग रहता है, दूसरे स्कॉलर का अलग रहता है। तो निचोड़ निचोड़ कर ढूंढना पड़ता है कि क्या सही होगा, मुझे क्या सही लगता है। इसे भी तो कितना रुचा आता है। एक रुचा लेंगे तो आपके 4 दिन जाएंगे उसमें। आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जो प्रगति विरोधी विचारों का भी एक केंद्र है, आरएसएस का एक सेंटर की तरह है। तो कैसे मतलब आपको? मेरा आरएसएस से कुछ संबंध नहीं आया। हमारे घर में पहले से कांग्रेस का थे। मेरे पिताजी कांग्रेस वाले, हम जमींदार लोग थे। 1949 में जब लैंड सीलिंग एक्ट आ गया तो मुझे अभी याद है, मैं 9 साल का था। तो पिताजी ने मेरे बड़े भैया जो 20 साल के थे उस वक्त, मुझे बुलाया, और छोटा भाई 5 साल का, हमको कमरे में बुलाया उनके। हम डरते थे बहुत उनसे, क्यों बुलाया। हम गए बाल्की का, ये जो नया लॉ आया है लैंड सीलिंग एक्ट का, अकॉर्डिंग टू दैट हम ज़मीन ज़्यादा रख नहीं सकेंगे। जो अपने टेनेंट्स के पास ज़मीन है वो उनकी हो जाएगी अभी, और मैं कोर्ट कचहरी नहीं करने वाला, वो ज़मीन उनको हम दे देंगे। क्योंकि जो लॉ आया है वो जस्ट है बिल्कुल। सालों से लोग अपनी ज़मीन पर काम कर रही है और हमने इसमें बैठ के खाया।
तो इसके बाद तुम पढ़ाई करो, मेरी तरह नहीं जी सकोगे। इतना मुझे याद है। बाद में ज़मीनें दे दी, जो 10-12 टेनर्स थे हमको, उनको ज़मीनें दे दी। थोड़ी बची थी, 100-150 एकड़ बची थी, तो वो बड़े भैया ने उनकी तरफ देखा। पर हमारा उसका जीवन कमाल का सिंपल था। मेरे पिताजी धागा निकाल कर, घर में धागा निकाल कर उसका बुनकर लाकर, खादी बुनकर लाकर कपड़े पहनते थे। और कोई हमारे घर में आए तो किसी को लगता नहीं था कि ये घर संपन्न होगा। बैठने के लिए इतना भी नहीं था, 2 जाजम, 2 तकिए, बस। खाना पीना सिंपल था। और जब स्कूल भी जाते थे तो हमारे पास ज़्यादा कपड़े भी पिताजी नहीं देते थे, क्योंकि सब किस तरह के लड़के हैं तुम्हारे क्लास में, है किसी के पास जूते चमकदार, सब चपेली पहनते, कुछ पहनते भी नहीं, तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो ये इसी तरह के संस्कार थे हम पर। तो आप कह रहे हैं कि आरएसएस से कभी नहीं, कभी हमारे घर का संबंध ही नहीं था आरएसएस से कभी। लेकिन आरएसएस की जो प्रगति विरोधी, मनुष्य विरोधी, विचार विरोधी जो मुहिम है, जो आज तो कहिए कि सत्तासीन भी है, वो तो आपके काम से टकराती है। मतलब आप जो करते हैं, जो चाहे वो संबंधों को लेकर या प्रश्नों को जो अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, जब होगा तो मैं मुकाबला करूंगा। वो बात नहीं कह रहा हूँ कि जैसा कि मैं कोई मतलब इंडिविजुअल कन्फ्रंटेशन नहीं, बल्कि आप भी इसी समाज में रहते हैं और इसी समाज में एक विचारधारा पनप रही होती है। बल्कि देखिए, बात यह है कि आइडियोलॉजी जिनके पास रहती है उनको हमेशा दूसरा आदमी जब तक उनकी दृष्टि से नहीं देखता तब तक पराया रहता है। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने इंडिविजुअल्स के बारे में लिखा। मिडिल क्लास एक कोई फैमिली है या उनके कुछ प्रॉब्लम्स है, ये है वो है। तो हमारे लेफ्टिस्ट और लिबरल फ्रेंड जो थे, तो 70s की बात है, 1970, उस वक्त तो बहुत ज़रूरी था कि यू मस्ट बी आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग, यू मस्ट बी रेडी टू लेफ्ट और मार्क्सिज्म, और कहना चाहिए कि दलितों पर अत्याचार, गरीबों पर अत्याचार और ये सब। तो मुझे कहते थे कि तुम बहुत डिकेडेंट हो, खराब राइटर हो, तुम्हें दिखता नहीं आजू बाजू में क्या चल रहा है। तुम किसी मिडिल क्लास के 4 लड़के हैं और जैसे होली में स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे डिकेडेंट कहा है। अब ये मुझे डिकेडेंट कहा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे नथिंग इज एट स्टेक, मुझे कुछ कमाना नहीं है थिएटर से। आपके नाम में जो एलकुंचवार है वो क्या है? एलकुंचवार यानी जो कितना 200 साल हुए होंगे, जो लोग तेलंगाना से विदर्भ में आए, उन्होंने अपने गांव का नाम और उसके बाद वार लगाना शुरू किया। जैसे पश्चिम महाराष्ट्र में कर लगाते हैं, इधर वार लगाते हैं। तो मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी के पिताजी शायद यहाँ आए होंगे, पर तेलंगाना से हमारा कुछ संबंध नहीं किया, क्योंकि इवन लास्ट 3 जनरेशन 4 जनरेशन में तेलुगु कोई बोलने वाला नहीं था हमारे घर में, न खाना पीना कुछ, सब मराठी है। और ये तो भारत में होता ही रहता था ना। विष्णु खरे अपने बड़े पोएट, वो तो मराठी सब छिंदवाड़ा में रहे हैं। गोविंद वल्लभ पंत मराठी फैमिली, किसी ज़माने में उधर इलाहाबाद चली गई, ऐसी कितनी फैमिली है। बेंद्रे जो कर्नाटक में गए पर लिखा कन्नड़ में उन्होंने, थे मराठी। ये तो होते रहता है। मुक्तिबोध मराठी, हिंदी में लिखा हमेशा। तो ये चलन बल पहले आसान था और किसी को दिक्कत नहीं आती थी, हाँ आ जाओ रह जाओ, अब प्रॉब्लम आने लगे, ये पराया, ये अपना नहीं है। मुझे बड़ी नफरत है उन बातों से। सब अब नहीं है, क्या है। आपकी फिल्म पार्टी में जो कविता शुरू होती है वो किसकी लिखी? मेरी नहीं है, वो दुबे ने लिखी है। सत्यदेव दुबे की लिखी है। आप उस फिल्म को क्या डिसऑन करते हैं कि आपने नहीं लिखी? वो मेरी फिल्म नहीं है, मैंने थोड़ी डायरेक्ट की है, टेक्स्ट मैंने लिखा है, वो जिम्मेदारी मैंने लूंगा। लोग अच्छा कहेंगे तो गोविंद से कहो, बुरा कहना है तो गोविंद से कहो, मेरा संबंध नहीं है इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई एम सो सॉरी, ज़्यादा बात हो सकती थी। जी। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रा ज़्यादा बैठेंगे। बिल्कुल। नहीं जी, नो प्रॉब्लम, बना देंगे। रामदास, नहीं ए रामदास, अरे आ जाएंगे। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक फोटो आपके साथ खिंचा लें, मैं पंखा चला देता हूँ। हाँ जरूरी, और बत्ती भी लगा। जरा
इस तरह से खड़ा है तुमने, क्या हाफ पैंट में हूँ मैं? हाँ, नहीं ठीक वो बस हाँ। लाइट देख लो ना अपने कैमरे से खींच लो। हाँ ऐसे कैसे हाँ उसी से खींच लो। देख लो लाइट ठीक आ रही है या ऐसे पड़े हो बढ़िया लाइट। Can I also stand? Sure. आप आ जाओ। एक इरफान की मेरे साथ में दे दो। इरफान आ जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपको मकान ढूंढने में बिल्कुल नहीं वो तो मेडिकल स्टोर वाले ने बिल्कुल सही से वो तो वहीं पे सब मेरे मेहमान जो Can I just have a look at your bookshelf? हाँ Can I look at your bookshelf? Please? Just have a look at it. हाँ तो वो वहीं पे पूछते हैं, उसे पता है। सुना के लोग हिंदी में बात करते हैं या अंग्रेजी में बोले? कौन सुना के लोग पूना के लोगों में कुछ जो बिल्कुल मराठी भाषी शहनाज आकार जैसे थे तो तो बहुत हिचक रहे थे कि सतीश को शायद हिंदी का प्रॉब्लम हुआ होगा। नहीं लेकिन वो भी बोल बीबी के अंग्रेजी बोल रहे थे लेकिन बोल रहे थे। बस नो प्रॉब्लम, नो 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 हो जाएगा। गुफ्तगू एक प्रोग्राम है जो मैं करता हूँ गुफ्तगू उसका नाम है। ये जो यूट्यूब पे दिखता है वो जी आपका है? जी अच्छा। आज नसीरुद्दीन शाह के साथ है 300 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। नसीब बहुत आर्टिकुलेट है, बहुत अच्छा बोलता है नसीब। और अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में बहुत अच्छा बोलता है। आपसे बाद में बात करेंगे, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। आई विल लर्न अरे मैं क्या सिखाऊंगा? डिसिप्लिन इन माय लाइफ। बातें जरूर करो, डिसिप्लिन सिखाने की बात है। अब आप इस एज में आकर के डिसिप्लिन हो गए, बोला कि 60 के बाद छोड़ा। लाइक आई स्लीप एट 5 o'clock in the morning. I have to read. Keep it up. I have to read. Yeah. So when should I quit? Nothing like getting up early. No, I sleep at 5. मॉर्निंग में Yes. Then I have to learn. पढ़ते हो रात को? पढ़ता हूँ। बस सोते कब हो? 5 to 9. 24 hours. रात को 9 बजे सोते? नहीं, सवेरे 9 बजे? 5 बजे सोते हैं, 9 बजे। 4 घंटे काफी है। मुझे तो 8 घंटे नींद चाहिए।